हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस में। और हम आपके समकक्ष आज फिर प्रस्तुत हुए हैं एक नई क्लास लेकर के। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास श्री गणेश भगवान का नाम लेकर के। जय श्री गणेशाय नमस्तुते नमो नमः। तो शुरू करते हैं हम। उससे पहले एक मोटिवेशन कोड आज का। हार कभी मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। हार कभी मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। तो बिल्कुल भी भटकना नहीं है, विकल्प आपको ज़रूर मिलेगा। आपको अपनी स्टडी करते रहना है और अपनी मंजिल को ज़रूर पाना है। तो कभी हार नहीं माननी है, हमेशा बढ़ते जाना है। आप हमेशा ही सफल होगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए लेते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सुजाता कृपलानी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। 28 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब कांग्रेस के सत्र महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के सत्र पूछ लिए जाते हैं आपसे परीक्षा के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस का पहला सत्र 1885 में मुंबई में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। और कांग्रेस का दूसरा सत्र 1886 में कोलकाता में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। कांग्रेस का तीसरा सत्र जो हुआ था मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का तीसरा सत्र मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहाँ से प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वे तो कौन से? बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा सत्र, कांग्रेस का चौथा सत्र हुआ था। कांग्रेस का चौथा सत्र कहाँ हुआ था? जो कांग्रेस का चौथा सत्र हुआ था आपका इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस। और ये पहले कांग्रेस क्या थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीज़ें आपसे जो है पूछी जाएंगी। तो प्रश्न में क्या होगा? पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछ सकता है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कौन थे। जॉर्ज यूले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए क्वेश्चन का, जल्दी जवाब दीजिए। जवाब नहीं आ रहा है। आगे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। और यहाँ आपसे पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। 1925 में जो है ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। यह है भारत की प्रथम जो है पहली महिला राज्यपाल भी थी। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के पश्चात वह उत्तर प्रदेश राज्य की जो क्या बनी? उत्तर प्रदेश राज्य की क्या बनी थी? प्रथम महिला जो है राज्यपाल बनी थी। प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद यह उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल बनी थी।
और 1949 को अपनी मृत्यु तक, और 1949 तक अपनी मृत्यु तक जो है क्या रही थी, इस पद पर जो है रही थी। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, आंसर कीजिए क्वेश्चन का। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बैनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी, अभी ऊपर मैंने आपको बताया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज जूले थे। और भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आगे यहाँ पे आपको भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी कौन थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये 2 अक्टूबर 1963 को जब बनी थी। और एकमात्र प्रधानमंत्री महिला कौन थी, तो कौन थी, इंदिरा गांधी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी, इंदिरा गांधी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जो है प्रधानमंत्री पद को संभालने वाली पहली महिला थी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपको निश्चित ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपको निश्चित ही परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, आपको एक प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा, चाहे आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, या कोई अन्य एग्जाम हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हमारा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी पेपर में आ जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन ई देवेंद्र नाथ टैगोर, और ऑप्शन जी स्वामी विवेकानंद। तो जल्दी से अपने जवाब दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जवाब दीजिए। जी बिल्कुल राइट, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 31 मार्च 1867 में। आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था, इसने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 31 मार्च 1867 में। आगे आपका राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो राजा राममोहन साहब ने क्या की थी, आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, और राजा राममोहन राय ने ही 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। आगे आपका जो है ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 24 सितंबर 1473 को जो है इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये गलत है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिसप्रिंट है, ये 1873 को ही थी, 1873। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में की थी। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है 6 अक्टूबर 1839 को कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है तथ्य हैं, यहाँ से आपको परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य मिलेगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 31 मार्च 1867 को। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी 24 सितंबर 1873 को। ये गलत है, 1873 नोट डाउन कर लेना है, 1873 को। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में की थी। और आगे आपका आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय द्वारा जो है की गई थी, तथा 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, पूछ लेते हैं प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को की थी। यहाँ पे ये सही कर लेना, ये गलत है, इसको 1873 आप लोग लिख लीजिए, 1873। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1886। तो जल्दी से अपना जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा आपका सही? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? यहाँ से प्रश्न पूछा था। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम को 1882 में प्रकाशित इनकी किताब आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इस गीत को गाने का समय कितना है? 65 सेकंड है। 65 सेकंड है। कितना है? 65 सेकंड है। जल्दी जवाब दीजिए। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपनाया। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। जल्दी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा इसका? बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए। 1896 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। और आगे आपको बता दें, ये जो है 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्ला एम सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था प्रथम बार। वंदे मातरम को श्री अरविंदो ने बंगाल का राष्ट्रगान कहा था। किसने कहा था? वंदे मातरम को श्री अरविंदो ने बंगाल का राष्ट्रगान कहा था। सबसे पहले वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद जो है श्री अरविंदो ने किया था। श्री अरविंदो ने किया था। और ये संस्कृत और बांग्ला में है, संस्कृत और बांग्ला में रचित है वंदे मातरम। संस्कृत और बांग्ला में रचित है। संस्कृत और बांग्ला में रचित है। तो पहली बार कहाँ गाया गया था? पहली बार कहाँ गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी ने की थी, में गाया गया था। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया था। बंगाल विभाजन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र हैं। 1982 में प्रकाशित आनंद मठ किताब से लिया गया है। यह उपन्यास गीत जो है भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया था किताब में प्रथम बार। और इस गीत को गाने का समय 65 सेकंड है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। आगे, वंदे मातरम की धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। और 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्ला एम सयानी की अध्यक्षता में गाया गया था। वंदे मातरम को श्री अरविंदो ने बंगाल का राष्ट्रगान कहा। सबसे पहले वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंदो ने किया था। और 1905 में बंगाल विभाजन के समय प्रथम बार वंदे मातरम नारे के रूप में जो है अपनाया गया था। और इसको कलकत्ता अधिवेशन में किसने गाया था? कोई बताएगा? कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को किसने गाया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, जल्दी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लो भाई, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, एक और महत्वपूर्ण घटना आ गई है। यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता ही बनता है पेपर में, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रश्न है आपका, काकोड़ी षड्यंत्र कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1930। तो जल्दी से आंसर कीजिए, आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए।
तो काकोरी कांड का नया नाम, हाल ही में काकोरी कांड का नया नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी कांड का नया नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि काकोरी षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था। यह प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से काकोरी षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें आपका काकोरी षड्यंत्र में जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, रोशन सिंह, मुरारी शर्मा, सचिंद्र नाथ बोस, मनमथ नाथ गुप्ता क्रांतिकारी शामिल थे। मनमथ नाथ गुप्ता जो है नाबालिग क्रांतिकारी थे। सबसे नाम जो है ये नाबालिग क्रांतिकारी थे। मनमथ नाथ जो है ये नाबालिग थे। मनमथ नाथ नाबालिग थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अब पूछा जाता है कि इनको फांसी कब दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में, राजेंद्र नाथ को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई। आगे आपका राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी मुकदमे के दौरान मेरा रंग दे बसंती चोला गाया था। तो मेरा रंग दे बसंती किसने गाया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था। काकोरी कांड के सरकारी वकील कौन थे? काकोरी कांड के सरकारी वकील कौन थे? तो वकील जगत नारायण मुल्ला जो है काकोरी कांड के सरकारी वकील थे। और काकोरी कांड की योजना राम प्रसाद बिस्मिल ने कहाँ बनाई थी? तो ये शाहजहाँपुर में हुई बैठक के दौरान बनाई थी। काकोरी कांड योजना राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहाँपुर में हुई बैठक के दौरान बनाई थी। तो काकोरी कांड कहाँ हुआ था? बताएगा भाई। काकोरी कांड कहाँ हुआ था? लखनऊ में। काकोरी कांड हुआ था लखनऊ में। लखनऊ के काकोरी स्टेशन पे, काकोरी रेलवे स्टेशन पे हुआ था काकोरी कांड। लखनऊ के काकोरी स्टेशन पे जो है ये कांड हुआ था। और ये कब हुआ था? आपका ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए काकोरी कांड 9 अगस्त 1955 को 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन पे हुआ था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, ऑप्शन ए 1925, 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी कांड का नया नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रांजैक्शन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लो एक और खतरनाक प्रश्न। सर कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हो? अरे एक से एक क्वेश्चन आएंगे, आप तैयारी करो। आपकी तैयारी 100% होगी। पेपर में प्रश्न पक्का फंसेगा और आप करके आओगे और बोलोगे कि सर जो आपने पढ़ाया वो आया। तो अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 17 मार्च 1909, ऑप्शन बी 4 मई 1928, ऑप्शन सी 13 अगस्त 1867 और ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए, बताइए जल्दी से क्या इसका राइट आंसर होगा। तब तक मैं आपको बता देता हूँ, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने दिया था। किसने दिया? जनरल ओडायर ने दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कब हुआ था? बैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ था। अगला आपका जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इस समय भारत का वायसराय था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जांच आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जांच आयोग आया था? हंटर आयोग आया था। अगला, जनरल ओडायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी 1940 में। और अगला है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान अपनी उपाधि किसने त्यागी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। 1915 ईस्वी में नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दी थी। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओडायर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लो भाई, इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट। लो अगला प्रश्न लो, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जल्दी से जल्दी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए।
तो जल्दी से अपना ऑप्शन बताइए, क्या होगा आपका ऑप्शन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है हुआ था। 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक में। मुंबई के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका प्रारंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में बैठक हुई थी। बैठक के दौरान जो है भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया गया। और आगे आपका ऑप्शन, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी। क्या ऑप्शन होगा आपका? आंसर दीजिए। यस, राइट ऑप्शन इज ए, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली। बता दें कि साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ अली ने दिया था लाला लाजपत राय के साथ मिलकर। तो यूसुफ मेहर अली, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। करो या मरो, इंपॉर्टेंट है, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और मेरे सिर पर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मेरे सिर पर लाठियों का प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा। यह नारा किसका था? तो ये था लाला लाजपत राय का। अगला आपका, जय हिंद दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दो। ये तो बड़ा फेमस है, सभी को पता होगा। इसका जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट, 1 मिनट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। राइट ऑप्शन यूसुफ अली। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो भाई, पुर्तगाली। ये पुर्तगाली का क्वेश्चन आ गया है और यहाँ से एक एक पॉइंट आपको नोट करना है और ध्यान से पढ़ना है। तो सूची ए को सूची बी से, सूची ए को सूची एक, सूची ए को सूची 2 यानी कि सूची बी से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए वास्को डिगामा, ऑप्शन बी फ्रांसीसी अल्मोडा, ऑप्शन डी अल्फांसो अल्बुकर्क और ऑप्शन डी बार्थोलोम्यू डियाज। सूची 2 मिल गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय दे रखा है इसमें यहाँ पे। और अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरे पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जल्दी से आप आंसर दीजिए, आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे। तब तक हम आपको थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, तब तक इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप तब तक इसका जवाब दीजिए। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली आपका कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा था। कब आया था? 1498 में आया था। 1498 में भारत आया था। 1498 में भारत आया था। और 1498 में कहाँ पे आया था? सबसे पहले कालीकट में समुद्र पर उतरा था, समुद्र तट पर उतरा था। अगला ऐसे प्रश्न बन सकता है आपका, वास्को डिगामा के भारत आने वाला, भारत में वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? तो पेड्रा अल्ब्रेज कैबाल था। और वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? कोचीन में हुई थी। वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? कोचीन में हुई थी। वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? कोचीन में हुई थी। अगला पॉइंट है आपका कि वास्को डिगामा का मकबरा कहाँ है? कोचीन में है। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो कोचीन के बाद गोवा को। कोचीन के बाद गोवा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछ लिया था आपने। और भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस है, ये लो भाई, भारत में प्रिंटिंग प्रेस, पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा ही जो है प्रारंभ की गई थी पहली प्रिंटिंग प्रेस। तो कहाँ स्थापित की पहली प्रिंटिंग प्रेस? 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में पुर्तगालियों द्वारा जो है प्रारंभ की थी। पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने ब्लू वाटर नीति पेश की थी। ब्लू वाटर नीति किसने पेश की थी? तो ब्लू वाटर नीति जो पेश की थी वो की थी फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने की थी, जो पहले गवर्नर थे। अगला, किस पुर्तगाली एडमिरल ने पुर्तगाल की राजधानी को कोच्चि से गोवा स्थानांतरित किया था? तो नीनू दा कुन्हा ने जो है किया था। ये नीनू दा कुन्हा ने किया था। ये एडमिरल थे उस समय।
और पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज कब की थी? तो 1505 में श्रीलंका की खोज की थी। कब की थी? 1505 में श्रीलंका की खोज की थी पुर्तगालियों ने। आगे आपका श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सिलोन के नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। और श्रीलंका पर पुर्तगालियों ने 3 बार विजय प्राप्त की। पुर्तगालियों ने 3 बार विजय प्राप्त की थी। पहली बार जो विजय की थी वो सिंहली और पुर्तगाल के बीच जब युद्ध हुआ था 1527-1568 में। दूसरी बार कोटे का विलय और कैंडी के साथ युद्ध हुआ था 1597 में। और तीसरा जाफना की विजय 1619। अब आगे यहाँ आपसे पूछ सकता है पुर्तगालियों द्वारा उगाई गई फसलें। पुर्तगालियों द्वारा जो है तंबाकू, अनानास, पपीता, काजू और मिर्च हैं। भारत में तंबाकू की खेती 1605 में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। भारत में जहांगीर के समय में पुर्तगालियों द्वारा क्या किया गया था? तंबाकू की खेती पुर्तगालियों द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बता देते हैं कैसे। तो जल्दी जवाब दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन 5 भी यहाँ पर है। इसको देख लेना, वो ऑप्शन कुछ गलत थे, वो प्रश्न हटा के दोबारा ले लिया ये प्रश्न। तो इसका सही जवाब आप बताएं क्या होगा? तो इसका जो है पहले का होगा आपका 4। वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग के रास्ते सबसे पहले पहुंचा था। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। और इसके बाद में आपका बी का होगा पहला फ्रांसीसी अल्मीडा जो था पहला जो है इसका वायसराय था, पुर्तगाली वायसराय था। और ऑप्शन सी अल्फांसो अल्ब्रुक जो है ये आपका भारत का दूसरा वायसराय था। और बार्थोलोम्यू डियोज ये अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरे पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। तो यहाँ पे ये सही कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी धीरेन्द्र झा, ऑप्शन सी नवदीप सिंह गिल, ऑप्शन डी सागरिका घोष और ऑप्शन ई है स्मृति ईरानी। जल्दी से जवाब दीजिए। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी धीरेन्द्र झा, ऑप्शन सी नवदीप सिंह गिल, ऑप्शन डी सागरिका घोष, ऑप्शन ई स्मृति ईरानी। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा इसका? सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। जी हाँ। आगे महत्वपूर्ण पुस्तक है वर्ष 2022। ये सारी पुस्तकें वर्ष 2022 से रिलेटेड भी हैं और आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड भी हैं। तो वर्ष 2022 की पुस्तकें हैं लेटेस्ट ये जो लिखी गई हैं। गांधी के हत्यारे नई पुस्तक है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे। ये किसने लिखी है? तो ये धीरेन्द्र झा द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? धीरेन्द्र झा द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है, गांधी के हत्यारे। आगे नवदीप सिंह गिल, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। जी हाँ, नवदीप सिंह झा गिल के द्वारा लिखी गई है गोल्डन बॉय। और सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी। आगे आपका स्मृति ईरानी के द्वारा आपका लाल सनाम उपन्यास जो लिखा गया है, लाल सनाम उपन्यास। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं आपकी, इनको याद रखिएगा। चलते हैं, चलो आगे। आज की क्लास का ही समापन करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपनी क्लास को जो है अच्छे से याद कीजिए, स्टडी कीजिए, कंटिन्यू बने रहिए और हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक अच्छी क्लास लेकर के, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के आएंगे। तब तक आप अपनी स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए
और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।